हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग फिर से पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के हमारे अतीत के अध्याय 7 को, जिसका कि नाम है राज्य में साम्राज्य। राज्य में साम्राज्य। तो आज हम लोग इसी को समझेंगे कि राज्य से जो है साम्राज्य कैसे बने और इनका विकास कैसे हुआ। तो चलिए हम लोग फिर से पढ़ाई को शुरू करते हैं। आज हम लोग जो रुपए पर स्तंभ का चित्र देखते हैं, आप लोगों ने अक्सर ही देखा होगा कि रुपए पर जो स्तंभ चित्र बना हुआ रहता है वो पत्थरों को काट कर बनाया गया था और फिर उसे सारनाथ के एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था अशोकों के निर्देशों से। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, वो भी लगभग आज से 2300 साल पहले। चाणक्य या कौटिल्य नामक एक जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनकी सहायता से उनके दादा ने राज्य को प्राप्त किया था। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से आने जाने का रास्ता थे। वंश जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 प्रमुख राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य और उनका बेटा बिंदुसार और उनका पुत्र अशोक, जो कि सबसे महान राजाओं में गिने जाते हैं और उन्होंने ही सबसे पहले अखंड भारत का निर्माण किया था। चाणक्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिससे कि चाणक्य की जानकारी हमें समय के साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है इस अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की जानकारी नहीं बल्कि यह एक राजनीतिक पुस्तक है, जिसमें पूरी राजनीतिक व्यवस्था का विस्तार में वर्णन किया गया है चाणक्य द्वारा। जैसा कि हमने जाना कि उस समय की पहली प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र थी, उसी तरह दूसरी प्रमुख राजधानी उज्जैन थी। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में आने जाने के रास्ते में पड़ती थी। नगरों में व्यापारी, अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत से बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। जैसा कि अभी भी हम देखते हैं कि ज़्यादा क्षेत्रों में किसान ही पाए जाते हैं। मध्य भारत जैसे इलाके ज़्यादातर जंगलों से भरे रहते थे। यहाँ के लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके अपनी आजीविका चलाते थे। भिन्न भिन्न इलाकों के भाषाएं, भोजन और पोशाक या संस्कृति भिन्न भिन्न थी। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती थी, इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर भी इकट्ठा करने होते थे और इसीलिए उन्हें बहुत ज़्यादा अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। मौर्य साम्राज्य में शासन के अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से किया जाता था, जिससे कि यह पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य में सब जगह अलग अलग तरीके से शासन होता था। जैसे पाटलिपुत्र एवं उसके आसपास के इलाकों पर सीधा सम्राट का नियंत्रण होता था और मौर्य साम्राज्य के कई छोटे छोटे प्रांत थे जहाँ तक्षशिला और उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानी से शासन किए जाते थे। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बना दिया जाता था। जैसे कि अभी भी हम देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, जो कि केंद्र सरकार को राज्य की जानकारी देते रहता है। उसी तरह
मौर्य साम्राज्य में भी राज्यपाल जो होता था वो राजकुमार को बना दिया जाता था, जिससे कि वह राजा को उस साम्राज्य की सारी जानकारी दे और हर तरह के विरोध की जानकारी राजा को प्राप्त होते रहे। परंतु इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियम को ही माना जाता था, परंतु वहाँ पर नियम और परंपरा जो है वो स्थानीय लोगों की ही चलती थी। बस वहाँ पर राज्यपाल उन्हें देख रेख करते थे। और तीसरा तरीका जो शासन का था वह था कि पारदेशी केंद्रों के बीच के विस्तृत क्षेत्रों और इन इलाकों पर मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर आवागमन के लिए नियंत्रण करते थे। यहाँ से जो संसाधन उन्हें भेंट या कर के रूप में उन्हें मिलते थे उन्हें इकट्ठा कर लेते थे। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, जिससे कि यह हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय ये सभी वस्तुएं राजा को कर के रूप में मिलती होगी और इन्हें कर के रूप में इकट्ठा किया जाता होगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। और अंत में जंगल का प्रशासन, तो वहाँ के लोग स्वतंत्र रहते थे और उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि लकड़ी, हाथी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। नजराना जहाँ कर नियमित ढंग से लिए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। मेगास्थनीज ने अपना विवरण दिया है, उसका एक अंश इस प्रकार है। मेगास्थनीज ने कहा कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर और शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी पर ले जाया जाता था। उसके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत होते थे, हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोता का एक झुंड होता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी मृत्यु न कर दे। उनका खाना खाने से पहले नौकर उसे खाता और उसे चखता था। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। उन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में कहा कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें कि 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। बुर्ज से मतलब कमरे से है, जिसमें कि 64 द्वार थे। और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से खदानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। तो इस तरह से सेल्यूकस निकेटर ने इस मौर्य साम्राज्य की प्रशंसा और वर्णन अपने यात्रा विवरण में किया, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि उस समय भी महिला सैनिक का कार्य करती थी और महिलाओं को सैनिक के कार्य के लिए रखा जाता था। और फिर सम्राट के घर के बारे में पता चलता है कि उस समय भी 3 मंजिले घर बनते थे, वो भी लकड़ी के, जिसके लकड़ियों से नक्काशी की गई थी, जिससे कि हमें सम्राट के वैभव का पता चलता है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह पहले ऐसे शासक हुए जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे,
जिससे कि जनता उसे पढ़ सके और उसे समझ सके। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा के प्राचीन नाम है। जिस उड़ीसा जो कि अभी हम लोग सुनते हैं उसका पहले कलिंग बोला जाता था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। कलिंग युद्ध का वर्णन करते हुए अशोक का एक अभिलेख में इस प्रकार कहा गया है। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इसमें मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए गए। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं, जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं और दासों और मृतकों के प्रति दयावान रहते हैं। वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं और या तो खो जाते हैं या फिर अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पछतावा हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से ही दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अशोक ने कलिंग के विजय के बाद किस प्रकार हृदय परिवर्तन हुआ और किस प्रकार उन्होंने धर्म को आगे बढ़ाने की और युद्ध न करने की अपनी प्रजा को शिक्षा दी। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की बैल की मूर्ति बिहार के रामपुरवा में मिली है। यह मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना है। अशोक के धर्म किसी देवता पूजा और कर्मकांड को नहीं मानता था। उन्हें लगता था कि जैसे एक पिता का कर्तव्य अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना है, उसी प्रकार राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा को निर्देश देना है कि वे बुद्ध के उपदेश से प्रेरित थे। उनके साम्राज्य में अनेक समस्याएं थी। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो पढ़ नहीं सकते उन्हें पढ़कर खुद सुनाएं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी इसी कार्य के लिए श्रीलंका भेजा। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो इस प्रकार अशोक ने धर्म से प्रेरित होकर ये सभी काम किए और अपनी प्रजा से भी ये इच्छा की कि वे भी धर्म के रास्ते पर चले और अपनी प्रजा का विकास करे और अपने बच्चों का विकास करे। अशोक ने अपने अभिलेखों में संदेश दिया कि कर्म कांडों के बदले दासों और नौकरों से अच्छा व्यवहार और बड़ों से आदर और सभी जीवों पर दया, ब्राह्मणों, श्रमणों को दान देना आदि फलदायी ज़्यादा है एवं हर किसी को दूसरे के धर्म को
ऊपर विश्वास रखना और समझने की कोशिश करना तथा उसके धर्म का आदर करना चाहिए। आधुनिक भारत के ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है, जो कि अभी भी हम अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं और लिपियों में देख सकते हैं इस चैप्टर में कि अ जो है सो कैसे पहले लिखी अलग अलग भाषाओं में लिखी जाती थी और ब्राह्मी लिपि में कैसे लिखी जाती थी। तो उम्मीद है मैंने इस चैप्टर में मौजूद सभी पहलुओं पर आपको समझा दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे।